नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं केरल में एक राजनेता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 2040 तक जो केरल है वो एक मुस्लिम राज्य बन जाएगा। इसके बाद से इस सेंटेंस पर पूरी तरीके से विवाद छिड़ गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एजम्पशन है एक तरीके का, या फिर वास्तव में केरल में जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ रही है? तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसका मूल कारण ये था कि भैया राजनीतिक अस्थिरता फैलानी है, समाज में जो दो वर्ग हो जाते हैं उनको विभाजित करना है, और वो अपने जो चुनावी एजेंडे हैं उनको पूरा कर रहे थे। तो चलिए इसी पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे आ जाते हैं हम अपनी क्लास में। तो 2040 तक मुस्लिम बहुल राज्य, इस बयान ने केरल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है पूरी तरीके से। आगे बात करते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो दिया गया था, स्टेटमेंट दिया था यहाँ पर वेल्लापल्ली नटसेन, जो कि एसएनडीपी योगम के महासचिव हो जाते हैं। इनके द्वारा 2025 जुलाई अभी आपका जो चल ही रहा है, इसी में स्टेटमेंट दिया गया। ये अब विवाद का कारण बन गया, क्योंकि हम एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भैया हम लोग सेक्युलर हैं, ठीक है, हम किसी धर्म जाति भेदभाव इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स भी हमारे पास दिए गए हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करते ही करते हैं। इस दावे का विश्लेषण करने के लिए हमें केरल की जो जनसांख्यिकी है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी क्या उनकी पॉपुलेशन हो जाती है, और कितने पॉपुलेशन में आपके क्रिश्चियन रहते हैं, कितने में हिंदू रहते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। तो ये जो दावा किया गया था उसका थोड़ा सा सच जान लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के ही हम हमेशा आंकड़े निकालते हैं। वैसे अब हमारी जनगणना होने वाली है, 2026 में होगी, दो फेज में होगी। एक आपकी अभी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, बाकी 2026 में आपकी शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में जो हिंदू जनसंख्या है वो लगभग आपकी 54.73% हो जाती है, जिसमें से 1.83 करोड़ लोग शामिल हैं जो कि हिंदू हो जाते हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन में। ये 2011 का बता रहा है, आंकड़ों में बदलाव 110% हुआ होगा, लेकिन 2011 का ही हमें आंकड़ा लेना है, तो इसलिए इसी बेसिस पे हम बातचीत करेंगे। 26.56% यानी कि 88.7 लाख मुस्लिम हैं। ईसाई की बात करें 18.38%, 7.4 लाख यहाँ पर आपके ईसाई हो जाते हैं। अन्य सिख जैन आदि आपके 0.32% हो जाते हैं इन दी केरला। ये 2011 की जो जनसांख्यिकी है वो हमें बताती है। 2024 तक के अनुमान के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्लामी आबादी का अनुपात 26 से बढ़ करके लगभग आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50% से अधिक हो गया होगा। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि अब जो है ये आपका बढ़ा होगा और 2040 तक ये 50% तक के क्रॉस कर जाएगा उसको। अब 2011 के बीच यहाँ पर जो जनसांख्यिकी में वृद्धि हुई है, मुस्लिम में बोला जा रहा है कि 12.8% की वृद्धि हुई है, हिंदू में 2.8% और ईसाई में मात्र 1.9%। सबसे कम अगर देखा जाए तो ईसाई में देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिमों में देखने को मिल रहा है। तो ये जो इनकी वृद्धि है वो लगातार हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया था कि 2040 तक जो मुस्लिम आबादी है वो केरल पे उसका राज्य होगा पूरी तरीके से। वर्तमान में 26.6% से 2 गुना से अधिक होगा, जो 15 वर्षों में संभव लेकिन नहीं दिख रहा है। आगे आते हैं। केरल की जो कुल प्रजनन दर है वो भारत में सबसे ज्यादा कम हो जाती है। प्रेजेंट समय में लगभग 1.6 है। कोई भी वहां पर जो महिला है लगभग 1 बच्चे पैदा कर रही है अभी, या फिर मुश्किल से मुश्किल उसके 2 बच्चे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सबसे कम प्रजनन दर केरल की है। प्रतिस्थापन दर की बात करें तो 2.1 है। हर आपका 2 से 3 लोग यहाँ पर उसको छोड़ करके जा रहे हैं केरल को, और दूसरी जगह पर रह रहे हैं जाकर के। 2011 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार केरल में मुस्लिम महिलाओं की TFR अन्य समुदायों से अधिक थी, लेकिन यह भी 20.0 के आसपास थी और तब से कम ही हो रही है। इसके अलावा केरल की जो उच्च साक्षरता दर है वो 94% से भी ज्यादा है, और सामाजिक और आर्थिक विकास ने सभी समुदायों में प्रजनन दर को कम कर दिया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, ये एक कारण भी है कि यहाँ पर प्रजनन दर आपकी कम हो गई है। प्रवास और अन्य कारक। केरल में प्रवास एक महत्वपूर्ण कारक है। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा, विशेषकर हिंदू और ईसाई, खाड़ी देशों की तरफ जा रहे हैं। वो इंडिया में रहना ही पसंद नहीं कर रहे, वो फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं, अन्य स्थानों पर रोजगार के लिए जाते हैं, जिससे कि स्थायी आबादी की संरचना आपकी प्रभावित हो रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय में भी प्रवास आम है और इसका जनसांख्यिकीय प्रभाव सीमित है। लेकिन इसके अलावा धर्म परिवर्तन, अंतरधार्मिक विवाद जैसे दावे जो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर उभर करके आते हैं कि ऐसा केरल में चल रहा है, तो उससे भी आपकी जो सांख्यिकी है उसमें परिवर्तन होता ही होता है।
दावे की संभावना की बात करें, ये जो कहा गया है कि 2040 तक ऐसा होगा, तो समझते हैं असामान्य प्रजनन दर में वृद्धि। मुस्लिम आबादी को 15 वर्षों में 26.6% से 50% से अधिक पहुंचने के लिए जो टीआरएफ की दर हो जाती है, प्रति व्यक्ति प्रजनन दर, उसको बढ़ाना होगा अगर वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अनयूजुअल दिखाई देता है, फॉल्स दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इन्हें अभूतपूर्व वृद्धि करनी होगी कि एक महिला को 7 से 8 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब जाकर के ऐसा हो सकता है। बड़े पैमाने पर प्रवास, गैर मुस्लिम समुदाय का बड़े पैमाने पर बाहर जाना और या मुस्लिम समुदाय का बड़े पैमाने पर केरल आना, तो ऐसा हो सकता है। धर्म परिवर्तन, बड़े पैमाने पर अगर केरल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई 50% आबादी हो जाए इनकी। 2011 में प्रकाशित एक जनसांख्यिकी अध्ययन जैसे कि पी.एन. भारी भट्ट और ए.जे. फ्रांसिस जेवियर द्वारा अनुमान लगाया गया कि केरल में मुस्लिम आबादी 2050 तक भी बहुमत में नहीं आ पाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, देखिए छोटी मोटी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट इस तरीके के दिए जा रहे हैं और ये जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, चुनावी एजेंडा एक तरीके का, ये एक तरीके से विभाजित कर रहा है हमारे समाज को। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो जाता है कि कोई भी राजनेता मुंह उठा करके कह दे आकर के भैया यहाँ की आबादी इतनी हो जाएगी इसलिए तुम हमको वोट दो। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, खुद ही समाज में परिवर्तन क्रिएट कर रहे हैं। बीजेपी का रुख, बीजेपी ने इस बयान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन केरल में अपनी उपस्थिति को बढ़ाए रखने के लिए उसने सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उसका उपयोग जरूर करना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है उसका समर्थन कर रही है, लेकिन वो इस पर खुल करके ना ही उसको नेगेटिव कह रही है ना ही उसको पॉजिटिव कह रही है। बात कर लेते हैं बीजेपी का वोट शेयर। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 15.6% था, लेकिन विधानसभा में अभी तक उसने कोई भी जो सीट है वो नहीं जीती है, तो उसके लिए भी वो मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मीडिया और अफवाहें, कथित तौर पर इस तरीके की जो न्यूज होती है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है और इसको लेकर के अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो इससे हमें बचना है। और कई जो हमारे दिमाग में एक सेट कर दिया जाता है एजेंडा, उससे भी हमें बचना है कि ऐसी चीजें ना हो। विशेषज्ञों का दृष्टिकोण, तो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ जैसे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज जो है तिरुवनंतपुरम, इसके शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस तरीके की जो चीजें बता रहे हो बिल्कुल गलत है, जबकि केरल एक ऐसा राज्य हो जाता है पूरे भारत का जहां की आबादी स्थिर ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है और कम हो रही है। धार्मिक संरचना में बदलाव धीमा है और बहुमत बदलने में कई दशक हमें लग जाएंगे। यहाँ पर सांप्रदायिक दावे अक्सर डेटा को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करते हैं और इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं। निष्कर्ष, तो 2040 तक केरल मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा का दावा वर्तमान अगर जनसांख्यिकी पर देखें तो ये सही नहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है चुनावी ध्रुवीकरण करना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। केरल की उच्च क्षमता, कम प्रजनन दर और सामाजिक आर्थिक समानता ऐसे परिदृश्य को और भी कठिन बनाती है। उपयोगकर्ता इस दावे की सत्यता जांचने के लिए 2011 की जनगणना, NFSH डेटा और या फिर विश्वसनीय जो जनसांख्यिकी अध्ययन है इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स इंडिया में वर्क करती है, इस तरीके से यहाँ पर जो धर्म के लोग हैं उनमें विभाजन पैदा किया जाता है सिर्फ अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।